गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 12 पढ़ेंगे। समय पर मिलने वाले। ये लेखक हरिशंकर परसाई की एक रचना है। ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें उसने हंसी के माध्यम से हास्यपुट के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है हमें कि इस संसार में समय का प्रबंध करना कितना आवश्यक है। तो आइए हम पढ़ते हैं। इसमें व्यंग्य विधा का परिचय दिया गया है। उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी शब्दों को पृथक कर पहचानना इस निबंध का एक उद्देश्य है। आदमी 3 तरह के होते हैं। पहला, समय पर घर ना मिलने वाले, समय पर किसी के घर ना जाने वाले। दूसरा और तीसरे प्रकार के होते हैं ना समय पर घर मिलने वाले और ना समय पर किसी के घर जाने वाले। लेखक कहता है कि इस संसार में 3 तरह के आदमी होते हैं। समय पर घर ना मिलने वाले, समय पर किसी के घर ना जाने वाले और तीसरे होते हैं समय पर घर ना मिलने वाले और ना समय पर किसी के घर जाने वाले। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बचते हैं जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरे के घर भी जाते हैं। सज्जनतावश हम इन्हें आदमी कह देते हैं। इसके बाद लेखक कहता है कि इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी, मतलब इसके बाद कुछ ऐसे लोग बचते हैं जो दूसरों के घर समय पर जाते हैं और जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर ही दूसरों के घर भी जाते हैं। और इन्हें हम मनुष्यता के हिसाब से, सज्जनता के हिसाब से हम इनको आदमी कह देते हैं। मतलब वास्तविक आदमी वही होते हैं जो समय पर दूसरों के घर जाते हैं और समय पर यदि किसी को अपने घर बुलाया है तो घर पर भी मिल जाते हैं। ये असल में टाइम पीस होते हैं। लेखक ने इनको एक नया नाम दिया है, टाइम पीस। टाइम पीस क्या है बच्चों? टाइम पीस पहले घड़ियां हुआ करती थी जो आप जितने बजे का भी अलार्म भर दो उसमें वो अलार्म बज जाता था। मतलब आपको जब उठना हो तो आपको वो उठा देती थी, जब सोना हो तो उस चीज़ का भी वो आभास कराती थी। इसलिए इनको टाइम पीस कहा जाता था। और लेखक ने ऐसे लोगों को भी टाइम पीस कहा है जो समय पर किसी के घर आने का काम करते हैं, किसी को अपने घर बुलाने पर भी समय पर मिलते हैं घर पर। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। और जो टाइम पीस व्यक्ति होते हैं ये बिल्कुल समय के इतने पाबंद होते हैं, समय का इतना अच्छा मैनेजमेंट रखते हैं कि जब घर पर रहेंगे तो भी हर कार्य के लिए टाइम पीस देखते रहेंगे, मतलब घड़ी देखते रहेंगे। और बाहर होंगे तो भी हर कार्य के पहले हाथ में पहनी हुई घड़ी देखेंगे। मतलब ये समय के बहुत बड़े पाबंद होते हैं। ठीक है, समय को नियमित रखना इन लोगों की विशेषता होती है। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं मगर इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। लेखक कहता है कि ऐसे लोगों को तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मतलब ऐसे लोगों को देखकर तो हम खुश हो ही जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की चर्चा करना फिजूल है क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। लेखक कहता है चर्चा उनकी करनी है जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था पर वे घर पर नहीं है। हम उनकी बैठक में इंतजार कर रहे हैं। बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा है। वह बीच बीच में आँख की कोर से हमें देख लेता है कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। हम तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, खेल के बारे में बात कर लेते हैं। वह हमारे बड़े सवाल का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और किसी बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। हम अखबार पढ़ने लगते हैं, समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं। बीच बीच में पूछ लेते हैं कहाँ गए हैं? वह जवाब देता है पता नहीं। तो लेखक कहता है हमें चर्चा ऐसे व्यक्तियों की करनी है जिन्होंने हमें सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा तो किया था पर वे घर पर नहीं है और हम मिलने जब पहुंच जाते हैं तो वो घर पर नहीं मिलते। हम उनकी बैठक में इंतजार कर रहे हैं। अब जब हम उनके घर पहुंच ही जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ देर इंतजार कर लिया जाए, तो बैठक मतलब जो मेहमानों के लिए कक्ष होता है आने जाने के लिए, उसमें हम इंतजार कर रहे होते हैं। बड़ा लड़का उनका आता है और शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ कोई किताब
पड़ रहा है। अब जब हम बैठे होते हैं तो उनका जो लड़का रहता है, बड़ा लड़का रहता है, वो हमारे पास आता है और शिष्टता का निर्वाह करने के लिए, कि कोई ये ना कहे कि अरे इनके घर में हमारे मेहमानों के साथ बैठने के लिए कोई नहीं है, तो वो हमारे पास आकर बैठ जाता है और वहीं पर एक किताब पढ़ना शुरू कर देता है। वह बीच बीच में आँख की कोर से हमें देख लेता है और हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, और बीच बीच में वो थोड़ी सी पलकें उठाकर ये देख लेता है कि हम जाने वाले हैं कि नहीं, मतलब हमारी तैयारी भागने की है कि नहीं, मतलब घर से हम कब जाएं, वो इस इंतज़ार में रहता है। हम तनाव कम करने के लिए, तनाव मतलब यदि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा सा तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। तनाव मतलब थोड़ी सी चिंता भी आ जाती है, तो उसको कम करने के लिए कभी कभी उस लड़के की पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, उसके खेल के बारे में बात कर लेते हैं। वह हमारे बड़े सवाल का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और किसी बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। और जब वो हमारे बड़े प्रश्न का छोटा सा जवाब देता है तो हमें ये लगता है कि हम तो बच्चे हैं, बड़ा तो वो है जो हम बकबक कर रहे हैं, और वो हमारी बड़ी सी बात का छोटा सा जवाब देकर हमें शांत कर रहा है। हम अखबार पढ़ने लगते हैं, समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं। अब जब हम अखबार पढ़ते हैं उसमें जो खबरें आई हैं वो भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद विज्ञापनों पर भी नज़र डाल लेते हैं। विज्ञापन मतलब जो ऐड होते हैं ना न्यूज़पेपर वगैरह में, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। बीच बीच में पूछ लेते हैं कि कहाँ गए हैं, मतलब उस बच्चे से उसके पिता के बारे में पूछ लेते हैं कि कहाँ गए हैं। वह जवाब देता है पता नहीं। हम पूछते हैं कब तक आएंगे, वो कहता है पता नहीं। हम कुछ कह गए थे, हमने पूछा उससे कुछ कह के गए हैं, तो बोलता है कुछ नहीं। हम फिर अखबार देखने लगते हैं और हम इंतज़ार करते हुए फिर से वही अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का अब उठा है, वह चाहता है कि हम टलें। मतलब लड़का बहुत देर तक हमारे साथ बैठने के बाद मन में ये चाहता है कि हम टल जाएं, मतलब अब चले जाएं, मगर हमें ज़रूरी काम है। लेकिन हमें मतलब लेखक को उस व्यक्ति से बहुत ज़रूरी काम है। भीतर औरतें परेशान हैं, उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। लेखक कहता है कि हम यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे इंतज़ार के कारण, उनके घर बैठे रहने के कारण उनके घर की जो महिलाएं हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनका आज़ादी से घर से बाहर निकलना बंद है। पास ही दरवाज़ा है, भीतर औरतें आपस में बातचीत कर रही हैं। क्या बातचीत कर रही हैं? यह अच्छा है, सवेरे से आकर बैठ गया है तो उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं है? इस तरह की बातें उनके घर की महिलाएं कर रही हैं। यह अच्छा है, सवेरे से आकर बैठ गया, मतलब ये व्यक्ति अच्छा है, आकर बैठ गया है। यदि वो घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं है? आखिर उनका इंतज़ार क्यों कर रहा है? अंदर लेखक के बारे में महिलाओं के द्वारा ऐसी बातें हो रही हैं। है कौन ये? कोई महिला कहती है कि है कौन ये, तो उसका जवाब देते हुए दूसरी महिला की आवाज़ आती है, अरे वही है, क्या नाम है उसका? कुछ काम धाम है नहीं तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे। दूसरी महिला कहती कि अरे वही है, नाम तो याद आता नहीं है, लेकिन उसके बारे में कहती है कि ये वही है जिसको कुछ काम धाम नहीं है, तो यहाँ बैठ गए और वहाँ बैठ गए। पर इनकी भी तो आदत है, जिस तिस को कह देते हैं कि घर आना। और वो महिला शायद उसी के पति के इंतजार में लेखक बैठा हुआ है तो कह देती है कि इनके पति की भी तो आदत है कि चाहे जिस भी व्यक्ति को कह देते हैं कि घर पर आना। इतना सुनते हुए लेखक को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, हमारा चेहरा लाल हो जाता है, कान की लोरियां जलने लगती हैं, मगर हमें ज़रूरी काम है। आखिर हम उठते हैं, लड़के से कहते हैं, अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना कि हम आए थे। तो लेखक को गुस्सा आता है, उसका चेहरा गुस्से के कारण लाल हो जाता है। जो कानों की लोरियां होती हैं वो जलने लगती हैं गुस्से के कारण कि इतना ज़्यादा अपमान, हम नहीं आए हैं, हमें बुलाया गया है। और वो उठता है और लड़के से कहता है कि अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना कि हम आए थे। इतना कहता हुआ वो विदा लेता है। लड़का बहुत खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा देता है। लेखक कहता है कि लड़का हमारे जाने से बहुत खुश हो जाता है और हमसे नमस्ते करता है और हमसे विदा लेता है।
हमें विदा देता है। विदा देना मतलब हमें घर से बाहर का रास्ता दिखाता हुआ हमें अंतिम नमस्ते करता है। शाम तक वे कहीं मिल जाते हैं तो चौंक कर कहते हैं, अरे अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना, मुझे सख्त अफसोस है। मुझे वो बोलता है कि मेरे घर पर इस तरह ना मिलने से तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी, इसका मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है। अच्छा, कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और वो बोलता है कि कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और घर पर ही मिलूँगा। फिर से लेखक को एक और वादा मिलता है कि घर पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन 8 बजे हम फिर पहुँचते हैं। दूसरे दिन लेखक जो है उस व्यक्ति के घर पर फिर से पहुँचता है। बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमसे हमारे पूछने के पहले ही कह देता है, वे घर पे नहीं है, वे घर में नहीं है। और जो उसका बड़ा लड़का जो कल लेखक के साथ बैठा हुआ था, मुझे देखता है दूर से और फाटक पर आकर ही कह देता है, वो तो घर पर नहीं है, कहाँ गए हैं? मैं पूछता हूँ उससे कहाँ गए हैं? तो बोलता है पता नहीं। कब तक लौटेंगे? पता नहीं। कुछ कह के गए हैं? कुछ नहीं। वह फाटक तक इसलिए भागता आया कि हम कहीं वहीं से लौट जाएं और अंदर ना आने पाएं, मगर हमें काम है और हम खुद फाटक खोलकर भीतर आ जाते हैं। और लेखक कहता है कि मुझे तो उस व्यक्ति से काम है और मैं खुद फाटक खोलकर अंदर जाकर बैठ जाता हूँ। छोटा लड़का हमें देखकर दरवाजे से ही चिल्लाता भीतर भागता है, ओ अम्मा, वो फिर आ गया। अब लेखक यहाँ अपने आप को थोड़ा सा उपेक्षित महसूस करता है और लिखता है कि मुझे देखकर उन सज्जन व्यक्ति का जो छोटा लड़का है वो चिल्लाता हुआ जाता है अपनी माँ के पास और कहता है, ओ अम्मा, वो फिर आ गया। इस तरह की शब्दावली वो लेखक जब सुनता है तो अपने आप को अपमानित महसूस करता है। हम बैठक में जाते हैं। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है। हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का मुंह छिपाकर हंसता है। छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर हमें देख जाते हैं और भीतर औरतों की बातचीत सुनाई देती है। लो, वह तो फिर आकर बैठ गया। और जो अंदर बातचीत हो रही है कि वह तो फिर आकर बैठ गया, किसकी? अंदर बैठी महिलाओं की, कि ये तो कल आया था और आज आकर फिर से बैठ गया। और जो छोटे बच्चे हैं वो बार बार लेखक को आकर देख जाते हैं। बड़ा मट्ठर आदमी है, कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता। अंदर महिलाओं की बात हो रही है कि बड़ा ही बेशर्म और आलसी किस्म का व्यक्ति है। जब कह दिया है कि वो घर पर नहीं है तो अंदर जाकर काम धाम क्यों नहीं देखता, अपना काम धाम हो कोई। तभी दूसरी महिला कहती है कि कुछ काम धाम हो तो देखे। सब हंसती हैं और उसकी इस बात पर सभी महिलाएं उसका मजाक उड़ाती हैं। छोटा लड़का सारे परिवार की भावना समझकर दरवाजे पर आकर कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। जब महिलाओं की आपस में बात होती है, उपेक्षित भाव की बात होती है कि ये तो बेकार टाइप का व्यक्ति है, जब तब आ जाता है, इंतज़ार करता है और हमारे घर पर बैठकर इंतज़ार करता रहता है। तो इन सारी बातों को जो उनका छोटा लड़का है वो सुनता है और फिर से मेहमान जहाँ बैठे हुए हैं या जहाँ लेखक बैठा हुआ है वहाँ पर आता है और कहता है, ए पापा घर पर नहीं है। और वो ऐसा कहकर भाग जाता है। हम अनसुना करते हैं। मतलब लेखक कहता है कि मैं उस लड़के की बात को अनसुना कर देता हूँ, मतलब यदि उस पर ध्यान दूँ तो क्या प्रतिक्रिया दूँ। लड़का फिर कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। इस तरह वो लड़का जो छोटा लड़का है वो बार बार लेखक के घर के सामने लेखक के सामने आकर कहता है, ए पापा घर बाहर गए हैं, ए पापा बाहर गए हैं। जो बड़ा लड़का उनके साथ बैठा हुआ है वो इसे अनुचित समझता है। वो उसे डांटता है, ए मुन्ने भाग यहाँ से, चुप। और उसको चुप रहने की सलाह देता है और उसको यहाँ से भाग जाने के लिए भी कहता है। छोटा लड़का भाग जाता है मगर फिर आता है, ए पापा घर पर नहीं है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जिस काम के लिए मना किया जाए वो उसको जानबूझकर और बार बार करते हैं। इस तरह वो जो छोटा बच्चा है वो भी बार बार आता है और लेखक की मजाक या लेखक को वही शब्दावली बार बार कहता हुआ जाता है। ऐसा करने में उसको शायद आनंद मिल रहा है।
ए मुन्ने चुप, चांटा खाएगा। अब जो उसका बड़ा भाई है जो कि लेखक के पास बैठा हुआ है वो कहता है कि ए मुन्ने चुप कर, नहीं तो चांटा खाएगा। मुन्ने को अब इस खेल में मज़ा आने लगा। दरवाजे पर आकर बार बार कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का डांटता है तो वह खिलखिलाकर ताली बजाता भीतर जाता है, फिर आता है और उसकी इस हरकत को देखकर बड़ा लड़का उसको डांटता है तो वो बार बार उस हरकत को करने में आनंद महसूस करता है, मतलब उसको ऐसा करने में मज़ा आ रहा है। हम उठते हैं, कहते हैं पता नहीं कब आएंगे, अच्छा हम चलते हैं। लेखक कहता है कि मैं उठता हूँ और उस बड़े लड़के से कहता हूँ कि पता नहीं वो कब तक आएंगे। ऐसा कहने के बाद वो और मैं उससे कहता हूँ कि शायद वो उनको आने में देर हो, इसलिए मैं वहाँ से जाने की उस लड़के से विदा लेता हूँ। बड़ा लड़का बहुत खुश होता है। जब फाटक बंद करने के लिए हम मुड़ते हैं तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की और दरवाजे पर है और बड़ी दिलचस्पी से हमें जाते देख रहा है। तो जो उसका परिवार होता है, जब लेखक उनके घर से उठ के चला जाता है तो वो भी इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कब ये टलें घर से। तो जब वो जाता है लेखक और जाते हुए दरवाज़ा जो बाहर का फाटक है वो बंद करता है तो देखता है कि पूरा परिवार खिड़की और दरवाजे पर खड़ा हो रहा है और मंद मंद मुस्कुरा रहा है और उसको बड़ी दिलचस्पी से देख रहा है। इतनी तपस्या के बाद अगर वे कभी घर मिल जाएं तो लगता है भगवान को पा लिया। लेखक कहता है कि ऐसे लोग जो हमें घर पर बुलाते हैं, इतना इंतज़ार कराने के बाद यदि वो कहीं मिल जाएं, वो अपने घर पर मिल जाएं तो ये लगता है कि उन्होंने भगवान को, ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। मतलब वो ईश्वर से भी ज़्यादा कठिन है उनको प्राप्त करना। जो लोग समय तय करके भी घर पर नहीं मिलते वे मुझे भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे लोग जो घर पर बुलाते हैं और निश्चित समय पर घर नहीं मिलते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो ईश्वर के एजेंट हों और ईश्वर के बाद उन्हीं का नंबर आता हो उनको प्राप्त करने में। वे हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना ऊबे अवमानना की अवहेलना करके अनिश्चित काल के लिए किसी के दरवाजे पर इंतज़ार किया जाता है। और वो हमें इस चीज़ का अभ्यास कराते हैं, इस चीज़ की प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे हम बिना ऊबे, मतलब बिना बोर हुए और अवमानना की अवहेलना करके, मतलब अपने ऊपर होने वाले अपमान को सहते हुए अनिश्चित काल के लिए किसी के दरवाजे पर इंतज़ार किया जाता है। किसी के घर पर या किसी के दरवाजे पर, उसी के घर पर बैठकर उसी का इंतज़ार कैसे किया जाता है, ये हमें ऐसे लोग सिखाते हैं। भगवान के दरवाजे पर तो कई जन्म इंतज़ार करना पड़ता है, अगर इधर कुछ अभ्यास हो गया तो उधर आसानी पड़ेगी। लेखक कहता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो हमें कई जन्मों तक का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन यदि यहाँ कुछ प्रैक्टिस हो जाए इंतज़ार करने की तो ये लगता है कि तो ऊपर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो इंतज़ार करना पड़ता है उसमें आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि इस इंतज़ार से प्रेम बढ़ता है। लेखक का ये भी मानना है कि इंतज़ार करने से प्रेम बढ़ता है। हर क्षण वही मन लगा रहता है और जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो हर समय हमारा ध्यान उसी के ऊपर टिका रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती हैं और दरवाजे पर ही हम देखते रहते हैं कि कब वो व्यक्ति आए जिसका कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। प्रेम का नाम इसी बात से होता है कि कौन आपका कितनी देर इंतज़ार करता है, और इसी बात से पता चलता है कि जिसका आपके प्रति जितना गहरा प्रेम होगा वो आपका इंतज़ार उतनी देर तक कर सकता है। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ, पर उस वक्त हरगिज उनके घर नहीं जाता। लेखक कहता है कि मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनसे मिलने का या मीटिंग का समय निश्चित कर लेता हूँ, लेकिन उनकी आदत को देखते हुए मैं उस निश्चित समय पर उनसे मिलने के लिए बिल्कुल नहीं जाता। यह निश्चित है कि वे घर पर नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता रहता है और वो निश्चित रहता है कि वो घर पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए उससे कम कभी समय पर ना मिलने के लिए नहीं चाहिए। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उनके मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं होती है और वे मुझे मिल जाते हैं। लेखक कहता है कि मैं उनसे मिलने के लिए उस समय जाता हूँ जब उनके घर पर मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं रहती और उस समय वो मुझे घर पर मिल ही जाते हैं। अर्थात लेखक के कहने का मतलब ये है कि जो समय वो निश्चित करते हैं मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं ऐसे समय जाता हूँ जब उनके मिलने की उम्मीद नहीं होती है और वो मुझे घर पर मिल भी जाते हैं।
उनके जहाँ होने की उम्मीद है वहाँ ना होकर वे वहाँ होंगे जहाँ उनके होने की उम्मीद नहीं है। इसी तरह स्थान का है, जहाँ पर उनके मिलने की उम्मीद होती है वो वहाँ कभी नहीं पाए जाते हैं। वो ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ उनके मिलने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता है। वे किसी कमेटी के सदस्य हैं जिसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए, मगर उस वक्त वे घर पर मिल जाएंगे। और उन्होंने उदाहरण दिया है कि यदि वो किसी कमेटी के सदस्य हैं और उस कमेटी की मीटिंग चल रही है उस कमेटी के सदस्यों की, तो कायदे से या नियम पूर्वक उनको उस मीटिंग में होना चाहिए, लेकिन वो उस समय अपने घर पर मिल जाते हैं। तो ये एक अनिश्चितता उनके साथ बनी रहती है। जब मेरा उनसे, लेखक कहता है कि जब मेरे मित्र से नया नया परिचय था और कुछ औपचारिकता बाकी थी, तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलाया। जब लेखक का उनसे नया नया परिचय हुआ था और उन्होंने कहा था लेखक से कि आप मेरे घर पर कल सुबह ठीक 11 बजे खाने पर आ जाइए, तो लेखक भी ठीक 11 बजे पहुंच गया। मालूम हुआ लेखक को क्या पता चला कि वे घर पर नहीं हैं, आते ही होंगे, यह सोचकर मैं बैठ गया और लेखक भी उनके इंतज़ार में बैठ गया। 12 बज गए तो मैंने उनके लड़के से पूछा कहाँ गए हैं। उसने कहा कुछ पता नहीं। कब आएंगे, कुछ बताकर गए हैं? उसने कहा कुछ नहीं बता गए। लेखक ने उनके लड़के से कुछ प्रश्न पूछे उनके बारे में कि वो कहाँ गए हैं, कब आएंगे, तो जो उनका लड़का था वो उसको किसी भी बात की जानकारी नहीं थी। मैं बैठा रहा, लेखक कहता है कि मैं इंतज़ार में बैठा रहा। जब 1 बज गया तो लड़के ने कहा आपको कुछ ज़रूरी काम होगा। तो 2 घंटे बाद लड़के ने पूछा कि आपको उनसे कोई ज़रूरी काम होगा। मैं उसे कैसे बताऊं कि क्या काम है। इतना मैं अलबत्ता समझ गया कि इस परिवार में मेरे भोजन का कोई सिलसिला नहीं है। लड़के की बातों से लेखक इतना जरूर समझ गया कि यहाँ पर वो ऐसा कुछ बता कर नहीं गए घर पर कि कोई व्यक्ति आ रहा है और उनके भोजन की व्यवस्था करनी है। मैं थोड़ी देर और बैठकर उठ गया। शाम को मुझे मालूम हुआ कि जब मैं उनके घर बैठा था तब वे खुद दूसरे के घर भोजन कर रहे थे। लेखक को पता चलता है कि जब उन्होंने अपने घर पर इनको बुलाया था तो उस समय वो घर पर किसी और के घर पर बैठे भोजन कर रहे थे और अपने घर पर मुझे भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया था। तो ऐसी अनिश्चितता होती है लोगों की। मुझे मिले तो बहुत दुखी हुए, कहने लगे अरे बड़ी गलती हो गई, मैं भूल ही गया, फला के यहाँ बैठा था, उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने वहीं खाना खा लिया। अच्छा कल ज़रूर आ जाओ। और अपना दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हें मेरे घर बैठ कर इंतज़ार करना पड़ा। मैं किसी और के घर बैठा था और उनके बहुत जोर देने के कारण मैंने उनके घर पर ही भोजन कर लिया। अब ऐसा करो कल आ जाओ, कल हम साथ मिलकर भोजन करेंगे। और उन्होंने एक और निमंत्रण उनको घर पर आने का दे दिया। कई सालों के उनके साथ के अनुभवों से सावधानी की दीवार मैंने अपने आसपास खड़ी कर ली थी। लेखक कहता है कि इस तरह उनसे मिलने वाले अनुभवों के कारण मैंने एक सावधानी की दीवार उनके और मेरे बीच खड़ी कर ली थी। मतलब मैं उनसे अब हमेशा अलर्ट रहने लगा, सावधान रहने लगा कि जो वो कहते हैं वो कभी करते नहीं हैं। वे जिस वक्त पर घर मिलने का वादा करते मैं उस वक्त कभी नहीं जाता, और जब वे मेरे घर आने की बात तय करते तब मैं बेखटके बाहर घूमता। लेखक कहता है कि जब वो मुझे घर पर मिलने के लिए बुलाते तो मैं उस समय कभी नहीं जाता। ठीक इसी तरह जब वो मेरे घर पर आने की बात कहते तो मैं निश्चिंत होकर घूमता रहता, क्योंकि मुझे पता था कि ये कभी समय के पाबंद नहीं होते हैं। मुझे विश्वास था कि वे उस वक्त नहीं आएंगे, और लेखक ये जानता था कि जो समय उन्होंने किसी घर आने का दिया है वो उस पर कभी नहीं आएंगे। शाम को 7 बजे उन्होंने आने को कहा तो सुबह 8 बजे तक भी आ सकते हैं। उन्होंने बताया, लेखक कहता है कि वो अपने समय के बिल्कुल भी पाबंद नहीं है। कभी 7 बजे शाम का बोलते हैं तो सुबह 8 बजे तक वो आ ही जाते हैं, आ भी सकते हैं। वे घर से इधर आने के लिए ही निकलेंगे, पर रास्ते में जो मिल जाएगा उसी के हो जाएंगे। लेखक कहता है कि वो निकलते तो हैं घर से किसी के घर जाने के लिए, लेकिन रास्ते में जो मिलता है वो उसी के साथ हो लेते हैं, मतलब उसी के साथ चले जाते हैं। उससे बातें करने लगेंगे, उनके घर चले जाएंगे। लेखक कहता है कि वो उनसे बातें करने लगेंगे, उनके घर चले जाएंगे और वहीं खाना भी खा लेंगे। तब उन्हें याद आएगा कि किसी से मिलने का वक्त तय किया था। वे हड़बड़ा कर भागेंगे, पर रास्ते में कोई मिल गया तो उसी के साथ हो लेंगे। और जब खाना वगैरह खाने के बाद जब उनको याद आएगा कि उन्होंने किसी को समय दिया है तो हड़बड़ी में भागेंगे, और रास्ते में फिर कोई मिल जाएगा तो फिर उसी के साथ हो लेंगे। लेकिन कई सालों बाद मेरी सावधानी की दीवार टूट गई। लेखक कहता है कि मैंने उनसे
उनसे मिलने और उनको अपने घर बुलाने के बीच जो सावधानी की दीवार बना रखी थी वो कुछ समय बाद टूट गई। हमारे एक मित्र का तबादला हो गया। मित्र से उनके भी अच्छे संबंध थे। जो मेरा मित्र था उस व्यक्ति के भी अच्छे संबंध थे जो समय का पाबंद नहीं था। मिले तो भावुक हो उठे जब उनको पता चला कि मेरे मित्र का तबादला हो गया है, और वो भी उसको जानते थे, तो बहुत उनको दुख हुआ और भावुक हो गए। अब कहा कि अब ना जा और कहने लगे कि अब ना जाने कब मिलना होगा, इतनी दूर चले जाओगे, कब जा रहे हो। और उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी दूर चले जाओगे, आखिर कब जा रहे हो। मतलब उन्होंने पूछा कि अब कब तक यहाँ हो। मित्र ने तारीख बताई। जो मित्र था जिसका तबादला मतलब ट्रांसफ़र हो गया था, उसने तारीख बताई। तो वे बोले तो कल शाम को हमारे साथ भोजन करो। तो वो कहने लगे कि ऐसा करो, हमारी अंतिम मुलाकात है, उसको यादगार बनाने के लिए क्यों ना हम कल शाम को क्यों ना आप हमारे साथ भोजन करें कल शाम को, तुम और परसाई दोनों आ जाओ। और उन्होंने उस मित्र को और मुझे मतलब लेखक को दोनों को बुला लिया। देखो भूलना मत, मैं राह देखूंगा। और बड़े ही आश्वासन से कहा कि देखो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, भूल नहीं जाना। मेरे मन में खटका तो हुआ, लेखक कहता है कि मुझे खटका तो हुआ, मुझे थोड़ा सा डाउट तो हुआ, पर उस भावुकता और आत्मीयता के सामने मैं गाफिल हो गया। लेकिन उन्होंने जो भावुकता दिखाई कि मुझे बहुत दुख हुआ कि आपका तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया है, तो उस अंतिम मुलाकात को याद रखने के लिए आप मेरे घर आ जाएं। तो मैं उनकी जो भावुकता थी उस पर मैं गाफिल हो गया, मतलब उस पर मैं उनकी जो लापरवाही थी उसको भूल गया। दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुंच गए। अब दूसरे दिन जो मित्र था इनका लेखक का, वो और लेखक दोनों उनके घर पहुंच गए। वे घर पर नहीं थे। हम दोनों अब सचेत हो गए। मित्र ने कहा, यार उन्हें जानते हुए भी तुमने हाँ कह दिया। मैंने कहा, निमंत्रण तो तुम्हारा था, मैं बाधक क्यों बनता। लेखक ने कहा कि मित्र से कि बुलाया तो तुम्हें था, मैं क्यों मना कर देता। उसने कहा, लेकिन हम आ गए, हाँ कह देते पर आते नहीं। मैंने कहा, पर उन्होंने भोजन का प्रबंध करवा लिया होता तो फिर ना आना भी कितना बुरा होता। लेखक कहता है कि यदि हम कह देते कि हाँ आएंगे, और यदि हम ना आते और उनके द्वारा घर पर भोजन की व्यवस्था करा ली जाती तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना। तो उसने कहा, कहाँ प्रबंध करवाया होगा यार, लड़के से पूछ लो ना। मैंने लड़के से पूछा, क्यों वे कुछ कह गए हैं। तो वह बोला, जी नहीं, वे तो कुछ नहीं कह गए हैं। और लड़के ने कहा, नहीं वो कुछ नहीं कह गए हैं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, उठ पड़े। रास्ते में किसी ने बताया कि वे अमुक जगह बैठे हैं, और जब हम उनके घर से निकले तो रास्ते में हमें पता चला कि वो किसी और के घर बैठे हैं। हम वहीं पहुंच गए। इसके पहले कि मैं उनसे शिकायत करूं, वे उस मित्र से बोले, तो कब जा रहे हो। देखो भाई, जाने से पहले हमारे साथ भोजन जरूर करना। देखो बोलो कब आ रहे हो, कल शाम को ही आ जाओ। तो उन्होंने फिर से अपनी पुरानी बात को भूलते हुए उनको फिर से आमंत्रित कर लिया कि कल शाम को हमारे घर पर भोजन के लिए आ जाओ। वे इस तरह बोले जैसे उन्हें तबादले का समाचार अभी मिला हो, और उन्होंने इस तरह बातचीत की जैसे उस मित्र के ट्रांसफ़र होने की खबर उनको अभी मिली हो। अब हम पूरी तरह रक्षा के लिए तैयार थे, लेकिन अब हम सतर्क हो गए। लेखक और उसका जो मित्र था वो अब सतर्क हो चुके थे। मित्र ने कहा, आजकल मेरा बिल्कुल अनिश्चय है। मित्र था जो, उसने बोल दिया कि आजकल मेरा बिल्कुल अनिश्चय है, इसीलिए समय तय करना ठीक नहीं है, मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा। और उसने सावधानी बस कह दिया कि मैं किसी भी समय किसी भी दिन आ जाऊंगा। वे बोले, हाँ कभी भी आ जाओ, तुम्हारा तो घर है। और उस व्यक्ति ने बोल दिया कि हाँ कभी भी आ जाओ, तुम्हारा ही घर है। मतलब उसने निश्चिंत होकर कह दिया कि कभी भी आप आ सकते हैं, और मैं हमेशा घर पर ही रहता हूँ। और उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि मैं हमेशा घर पर ही मिलता हूँ, जबकि ये बिल्कुल झूठ था, है ना। ऐसे लोगों की निंदा भी होती है कि वे समय का कोई ख्याल नहीं रखते और अपना और दूसरों का वक्त खराब करते हैं। तो लेखक कहता है कि ऐसे लोग बुराई के पात्र बनते हैं। ऐसे लोगों को सब बुरा कहते हैं कि जो ना अपने समय का ख्याल रखते हैं ना ही दूसरों का, और समय खराब अपना और दूसरों का सबका समय खराब करते हैं। पर मेरा मत दूसरा है। ऐसे लोग ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि काम अनंत है। और लेखक कहता है कि वे बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, वे जानते हैं कि काम अनंत है। हाँ, काम है जो वो असीमित हैं, मतलब काम है संसार में लोगों के लिए
वो असीमित है, उनकी कोई सीमा नहीं है। और आत्मा अमर है, और जो आत्मा है वो कैसी है? अमर है। जल्दी वे करें और समय का ख्याल वे रखें जिनकी उम्र 50-60 साल होती है। लेखक कहता है कि जल्दी का काम उनका है जो जिनके पास समय कम है। समय का ख्याल वे रखें जिनकी उम्र 50-60 साल होती है। हमारी उम्र तो करोड़ों साल है। लेखक कहता है कि ऐसे लोग ये मानकर चलते हैं कि हमारी उम्र तो करोड़ों साल है, जो काम आज नहीं हुए वो कल हो जाएंगे और कल नहीं हुए वो बाद में हो जाएंगे, क्योंकि उसने बोला कि आत्मा है जो कभी नहीं मरती। जो काम इस जन्म में पूरे नहीं हुए उन्हें अगले जन्म में पूरे कर लेंगे या उसके बाद वाले में। तो लेखक कहता है कि जो ऐसे आलसी लोगों का ये तर्क होता है कि जो काम इस जन्म में नहीं कर पाए हैं वो अगले जन्म में कर लेंगे, और जो अगले में नहीं हो पाएंगे वो और आगे वाले जन्म में। इस तरह का तर्क वो अपने तालू व्यवहार के रवैये के प्रति रखते हैं। इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया है, अगली बार वह मेंढक का चोला भी ले सकते हैं। लेखक कहता है कि ऐसे लोग जो समय को अनंत मानते हुए और काम को अनंत मानते हुए, असीमित मानते हुए अपने आज के कार्य को कल पर और कल के कार्य को परसों पर टालते रहते हैं, वे ये मानते हैं कि आज हमें मनुष्य का चोला मिला है, अगले जन्म में हो सकता है कि मेंढक का चोला मिलेगा, तब मेंढक के रूप में भी हम वे काम पूरे कर लेंगे जो आदमी के रूप में नहीं हो पाए। जल्दी क्या है? और वो अगले जन्म में जिस भी रूप में जिस भी रूप को उनकी आत्मा धारण करेगी वो काम, बाकी जो पेंडिंग काम है वो उसमें कर लेंगे। जल्दी क्या है? इस तरह वो आज के काम को कल पर, कल के काम को और आगे टालकर अपने समय को खराब करते रहते हैं। इस तरह न केवल वो अपना बल्कि दूसरों का भी समय खराब करते हैं और अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट करते रहते हैं। इस तरह ऐसे लोगों से हमें जो समय के पाबंद नहीं होते हैं दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो ना अपने समय की कीमत समझते हैं ना ही सामने वाले की। इस तरह ये हमारा पाठ होता है। आपने देखा कि हरिशंकर परसाई जी ने इसमें समय के पाबंद ना रहने वाले व्यक्तियों का किस तरह व्यंग्य किया है। तो ये हैं इसके, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसके शब्द अर्थ, आप इसको देख सकते हैं और ये सही जोड़ी इसके PDF आपको बहुत ही जल्दी भेज दी जाएगी।